So Pravesh, can you tell me what is LC and LCH? And can you throw some light on this? Can you hear me? Okay, Pravesh cannot answer. सो मानसी आप बताओ। हाँ जी, एलसीए इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको एलसीए तेजस के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में। एंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, प्रचंड हेलीकॉप्टर इज द एग्जांपल ऑफ दैट। तो दीज आर इंडिजिनसली मेड, मैन्युफैक्चर्ड। एंड व्हाट अबाउट आकाश मिसाइल सिस्टम? आकाश मिसाइल सिस्टम से अग्नि मिसाइल्स जो हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ दैट। सो दे आर ऑल्सो इंडिजिनसली मेड इन इंडिया, आकाश मिसाइल सिस्टम। जब हम बात करते हैं सिविल एंड डिफेंस पार्टनरशिप, तो क्या आप इसको मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस में देख सकते हैं? हाँ जी सर। तो एआईएफ ने पिछले 10 सालों में अगर मैं कहूं, तकरीबन 5,000 से ज्यादा फॉरेन को उन्होंने मौका दिया है। एंड ग्लोबल साउथ के अंदर इंडिया जो है अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो लॉन्ग ट्रेडिशन है इंडिया का, जो सपोर्ट करता है फ्रेंडली कंट्रीज को, एंड ग्लोबल साउथ में अपना एक पवित्र मार्क भी है उसका। सो व्हाट इफ वी से इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कंटेम्पररी सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ? प्रवेश, बताइए। Okay, Pravesh is not able to hear. Ashik, can you tell me the contemporary security challenges faced by India and the global south? So Chinese debt trap policy. And So another challenges such as terrorism, climate change, very good. climate change. Or So Indian Ocean, Arabian Sea region में we have the challenge of piracy. बिल्कुल। Then तो सबसे पहली बात, आप इसके लिए बड़ा वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स विच आर प्रोपोगेटेड बाय आइडियोलॉजिकल डिविजन्स। क्लाइमेट चेंज आपने बोल ही दिया। रिसोर्स स्कैरिटी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। सो ये जो है सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एंड रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब आप कह सकते हो, फॉर एग्जांपल चाइनाज भी क्या था अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एंड देन यू कैन से चाइनाज डेट पॉलिसी। डायरेक्टली जब आप चाइना डेट पॉलिसी लिखते हो तो कोई भी लिख देगा, तो आपको नंबर क्यों देगा? वो लिखना है, लेकिन उसके पीछे कैसे कैसे आपको अराइव हुआ आपने वहां पर। तो आइडियोलॉजिकल डिविजन है, रिसोर्स कैरिटी है, स्कैरसिटी है, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन भी है। ब्लैक स्वान इवेंट्स जिसकी हमने कल भी चर्चा की थी, तो कोविड-19 इज अ ब्लैक स्वान इवेंट। और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट भी जो है वो भी क्या है, ब्लैक स्वान इवेंट्स हैं। इंडियन एयरफोर्स कंटेम्पररी एंड फ्यूचर डायनेमिक्स, ये एक किताब है। ऐसी बुक्स का नाम भी आप कभी कभी कोट कर सकते हैं। इंडियन एयर पावर, बस इतना ही लिखेंगे इन द बुक इंडियन एयर पावर, और अपना व्यू लिख दीजिए। चलिए आगे। Sir, हाँ जी। so I want to add two more points regarding the Akash missile. Akash is surface to air missile, आकाश उसका नाम है। और वेरी दूसरा गुड। जो रिगार्डिंग द एलसीए और एलसीएच, वो सर इंडिजिनसली मेड है, लेकिन टोटली मेड इंडिजिनसली नहीं है। अभी भी जो इंपोर्ट करते हैं इंजन, दे आर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस एंड फ्रांस, और 60 to 65% है। तो ऐसा अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आएगा गलत होगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। आई लाइक दैट, थैंक यू वेरी मच। अब हम बात जब करते हैं हीरोइन आउट नशीली गोलियां इन, एनडीपीएस। प्रवेश, व्हाट इज एनडीपीएस? परवेश, व्हाट इज एनडीपीएस? करुणा, एनडीपीएस। Sir, it is narcotic drugs and psychotic substances. हाँ, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एनडीपीएस एक्ट। जी। 1987। Yes, sir. वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। एंड okay, no problem, Parvesh, it's okay, you can please write in the chat box, we understand that, not a problem। तो पॉइंट ये कि पंजाब की बात हो रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा है, और उसके बाद भी हमें सॉल्यूशन चाहिए। यहां पर सॉल्यूशन नहीं दे रहा है वो। 25% ऑफ एनडीपीएस एफआईआर इन पंजाब लिंक टू फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। आप बात करते हैं सब कुछ है इंडिया में, सिस्टम है। अभी हमने बात की जन औषधि की, बात की हमने हमने बात की विकसित भारत की, तो भारत में पंजाब नहीं है क्या? वो भी वही है, लेकिन ये चीज यहां भी हो रही है। तो फार्मास्यूटिकल हब जो पाकिस्तान बॉर्डर के क्लोज हैं, ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, लेके आना पड़ेगा। जैसे बद्दी हो गया, पौंटा साहिब हो गया, जो दवाइयों के आप पैकेट के पीछे देखेंगे, सहारनपुर हो गया। तो ये सभी के सभी प्रोन है इस बात से, यानी कि ड्रग का एब्यूज होता है, स्पेशली इन द मालवा रीजन, जैसा कि अभी हमने बताया। और ऐसी दवाइयों के
सेल पे बैन लगाने की बात की गई, जिसको सिग्नेचर भी कहा गया, कैप्सूल को सिग्नेचर कहा गया, वहीं से अब्यूज शुरू हो जाता है। तो यानी सप्लाई ऑफ हेरोइन इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। इसके अंदर जो है कमिश्नर ऑफ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब, उनका भी रोल है। उन्होंने 713 लाइसेंसेस को सस्पेंड किया। जब आपसे पूछा जाएगा क्या कर सकते हो भाई, लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद जो है आप केमिस्ट शॉप्स के अंदर एक तरीके से विजिलेंस और जो उनका रेगुलेशन होना चाहिए वो बढ़ाए जा सकते हो। अब कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ केमिस्ट शॉप इन पंजाब इंक्रीज्ड फ्रॉम 24,000 टू 29,000 इन लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि क्यों बढ़ गई, क्या वो सही में ही है? होलसेलर जो ऑपरेशंस है फार्मेसीज के वो देखने पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ का रोल आएगा। और सप्लाई ऑफ ड्रग फार्मा जो है वो स्टेट बॉर्डर से नहीं जुड़ी हुई, बाहर से भी जुड़ी हुई है, तो इंटर स्टेट का इश्यू हो गया। 7 लाख टैबलेट से जब ज्यादा कैप्सूल और इंजेक्शन जब पकड़े जाते हैं इलीगल गोडाउन सहारनपुर से, और वो जुड़े हुए पंजाब से, पंजाब ने भी, चाहे वो हरियाणा भी है चाहे वो उत्तराखंड भी है, तो यानी गुजरात की कंपनीज भी इन्वॉल्व है, उत्तराखंड की कंपनीज भी इन्वॉल्व है, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला अपने आप धीरे धीरे ऐसे बनता चला जाता है। सो द पॉइंट इज नॉट अबाउट सिग्नेचर। इनको घोड़े वाले कैप्सूल भी कहते हैं, क्योंकि अब इनको आप खाओगे तो आप नशे में जाओगे, फिर आप मौज लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए वो खत्म हो रही है। और जो है जो प्री गैबलिन जो 300 mg जिसकी बात की गई है, ये जो है पेन पेन किलर की तरह होती है प्री गैबलिन, जो प्रवेश जी को भी आइडिया है इस बात का। तो पॉइंट ये है कि ये एक तरीके से सूदिंग है। प्री गैबलिन इज गिवन, ऑर्थोपेडिक के पास आप जाएंगे या आप फिजियोथेरेपी की बात होती है या फिर दर्द की बात अब होता है, लेकिन उस तरीके से उसको मिसयूज किया गया। तो 30 mg, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल 30 ग्राम पोटेंसी वाली जो बात की गई है, तो हमें समझना पड़ेगा एक केस स्टडी की तरह कि कैसे ये चीजें हैं जहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल है लेकिन आप इसको रिपीट कर लो दूसरे एग्जाम्पल से। सिर्फ एक एनडीपीएस का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, थोड़े टाइम पहले हमने हमारे एलविस यादव जी का सांप देखा था, तो वो भी इस चीज से, इससे रेव पार्टीज जुड़ी हुई हैं इससे। आज आप पंजाब का एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ऐसा, लेकिन महाराष्ट्र में भी हो रहा है, साउथ की हमने बात नहीं की। अब ट्रामाडोल, नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्रामाडोल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, वो एनडीपीएस एक्ट के अंडर आ गया है, क्योंकि वो भी आपको पेन रिलीफ देता है, लेकिन आप उसको खाना शुरू कर दो फालतू में तो आपको वो नशा देगा, मजे देगा। तो दैट इज वाई, एक तो चीपनेस है, यानी सस्ती दवाइयां हैं, दूसरा वो मिल जाती हैं, और तीसरा आप कह सकते हो कि हेरोइन एडिक्ट्स को अगर हेरोइन नहीं मिल रही तो इन चीजों पर डिपेंड होने लगे हैं। और एडिक्ट्स, जब आप ये कहोगे कि एक पिल बैन होती है दूसरी पिल को फिर शुरू कर देते हैं, तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। क्योंकि जब एंटी हिस्टामाइन जैसे लिवोसिट्रिजीन है या फिर कफ सिरप है उनको भी अब मिसयूज किया जाता है, तो इसका मतलब रूट कॉज इज नॉट दिस। एक एलिमेंट है ये, इसके लिए आपको रिहैबिलिटेशन की जगह आपको प्रिवेंशन में जाना पड़ेगा, फिर इसका मतलब आपको स्कूल एजुकेशन को लेके आना पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन्फोर्समेंट इंडिया में स्ट्रिंजेंट है, एफआईआर बताती हैं इस बात को, लेकिन आप ये कहिए कि जो लूज पिल्स हैं या फिर आप आदमी आदमी को आप कैसे पकड़ के करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। सो दैट इज व्हाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल इशू। जब हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं, पेपर 1 की जब बात होती है और प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो इसमें की वर्ड्स आए हैं, प्री गैबलिन या फिर बाकी जो एंटी हिस्टामाइन और लेवोसिट्रिजिन, दीज आर द की, ये आम आदमी को और आम आदमी से ज्यादा फ्यूचर एस्पिरेंट यानी फ्यूचर ऑफिसर को पता होने चाहिए। चलिए आगे। Sir, here I want to highlight two things. Number हम्म। one, India is the one country where the minimal number of drugs inspector and the junior drug officers we have. So वेरी we need सैड। to increase them as far as the problems is concerned. And second, sir, the drugs and cosmetics at 1940 and the NDPS at 1985 both prevent the officers to deal in a syncretic manner. So दोनों एक्ट का रीजन है उसके अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन लाने की जरूरत है, और क्योंकि दूसरा, भाई बिल्कुल दूसरा, जब हम सोशल इशू के रूट कॉज में जाएंगे एब्यूज के, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया भी हुआ है कि इनिशियली जो है वो ये पेन रिलीफ है, जैसा मैंने आपको बोला, और कैंसर पेशेंट्स के लिए भी है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लेबरर्स पहले पूरा दिन काम करेंगे, शाम को पौवा नहीं मिलेगा तो ये दवाइयां खाने लगे, जैसे ही दवाइयां खाने लगे तो उनका जो है पेन रिलीफ हो गया, धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई कि कुछ भी करो आपको मतलब पेन चला जाएगा। और आप ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे उसका अब्यूज बढ़ता चला गया। चलिए आगे। हेडमिस्ट्रेस फोर्सेस स्टूडेंट टू क्लीन टॉयलेट। पहले जमाने में टीचर के लिए या टीचर्स ऐसे नहीं माना जाता था। क्या वाकई भारत में जो टीचर है या फिर कोई भी नौकरी है, क्या वो इतनी ज्यादा
बदहाली की तरफ हम पहुंच चुके हैं कि हम चीजों की सैंक्टिटी भूल चुके हैं। जैसा हम डॉक्टर्स के केसेस में हम पूछते हैं तो एक वायरल वीडियो आता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स वर प्रोफेशनली क्लीनिंग द स्कूल टॉयलेट। लेकिन पॉइंट ये है कि स्कूल टॉयलेट जो है वो साफ कराना मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर उसको एक प्रोग्राम की तरह करते हैं, आप उसको एक सिस्टमेटिक अप्रोच की तरह करते हैं। गांधी जी भी अपना टॉयलेट खुद साफ करते थे, लेकिन ना जैसा कि चिल्ड्रन को जो है डर्टी टॉयलेट्स को बेयर हैंड्स और एसिड यूज करके कराएंगे, तो ये एक तरीके से इनह्यूमेन हो गया। ये एक तरीके से जो है आप कह लीजिए कि ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन की भी निशानी है। तो पॉइंट यही है कि पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और पेरेंट्स ऑब्वियसली आवाज उठाएंगे। तो द पॉइंट इज दैट व्हाट इन द फर्स्ट प्लेस मेड द हेडमिनिस्ट्रेस और द टीचर टू डू सो। वो उन्होंने क्या सोच के ऐसा किया? अगर उनका वाकई नोबल इंटेंशन नहीं था, देन इट इज रियली सैड एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्कूल में भी अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हेडमिस्ट्रेस की इतनी हिम्मत हो सकती है, तो कॉरपोरेटर की, एमएलए की, आपके आईपीएस साहब की, आपके आईएएस सर की, वो सोचिए कितनी हिम्मत हो सकती है, और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर रहे। दिस इज द क्वेश्चन व्हाट वी शुड बी पॉइंटिंग अबाउट। चलिए आगे। अब आप बात करते हैं, ऊपर रखिए, अटैक। अटैक एट बुद्धा कथा एक्सपोजेस कास्ट फॉल्ट लाइंस इन कानपुर विलेज। तो कास्ट सिर्फ कानपुर विलेज की बात नहीं है, तमिलनाडु में भी ऐसा है, हरियाणा में भी ऐसा है। कास्ट फॉल्ट लाइंस इन कानपुर विलेज, यानी कि व्हेन वी स्पीक अबाउट जनरल स्टडीज पेपर वन में जब हम सोशल इश्यूज की चर्चा करते हैं, इवन हमने ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए कि आखिर कास्ट, हमारा क्वेश्चन भी आया था कि कास्ट क्या मॉडर्नाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन से खत्म हो गया? आप कानपुर की बात करते हैं, कानपुर तो मॉडर्न है, कानपुर तो शहर हो गया, लेकिन कानपुर विलेज, क्या वो विलेज ही रह गया? क्या वो इतना पीछे रह गया कि अभी भी वहां पर किसी भी प्रकार की जो पॉजिटिव मानसिकता होनी चाहिए, वो क्या पॉलिटिकल रीजन से नहीं आएगी? क्या वो सोशल रीजंस की वजह से नहीं आएगी? क्या वो सोशियो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं आएगी? क्या कारण है? तो दैट इज वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर अवेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल मस्ट प्रैक्टिस इट। डॉक्टर अंबेडकर और संत रविदास जो आप बात कर रहे हैं, उनकी सिर्फ नाम होने से पता नहीं चलता, लेकिन जाति को उतना ऊंचा मत उठाइए कि वो देश के जो बाकी आपके जो आचार विचार और जो धर्म है उसके भीतर आए। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे। जब क्लास 6 to 8 गुजरात में सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक ऑन भगवत गीता की बात करते हैं, तो व्हाट क्वेश्चन अराइजेस? बहुत अच्छा स्टेप है, अमेजिंग स्टेप है। इट शुड बी पार्ट ऑफ द आई आई बिलीव द इंडियन वे ऑफ लाइफ एंड, लेकिन क्या इससे बच्चों के ऊपर बर्डन बढ़ेगा? क्या उसको ठीक से इंप्लीमेंट किया जाएगा? जहां बच्चे मैथमेटिक्स, लिटरेसी और साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, और वहां पर हम जानते हैं कि ठीक से रिपोर्ट नहीं आ पाती। औशिक, कैन यू टेल मी दैट व्हाट हैड बीन द लास्ट 10 years? जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो जैसे प्रथम है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और बाकी भी स्कोप है, तो व्हाट कैन यू टेल मी इन जस्ट विद इन अ मिनट और सो कि प्राइमरी एजुकेशन में, और जो जहां बात आती है 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज फार्मूला की भी, और जहां पर नए न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप क्या कहेंगे? So from the last 10 years, there has been more focus on the primary specific education. 3 language policies आया है सर, और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ा है पिछले 10 साल में विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। प्रथम तो एक एग्जांपल हो गया, उस साथ साथ डिजिटल ब्लैक बोर्ड हो गए गुजरात में, या फिर बस्ते की बोझ एक एग्जांपल है कि आप बोझ कम करो, ऑनलाइन वहीं पढ़ो जा करके। कोविड के समय में भी कि वेरियस मॉडल्स ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग, उसमें भी प्रमोट किया गया। और एनईपी तो बात करते ही कि आप कैसे आप लर्न अर्न करो वाइल यू लर्न स्कीम को भी, और 3 लैंग्वेज इन द साइंस एंड टेक फील्ड ऑल्सो। तो स्किलिंग पर फोकस ज़्यादा किया गया लास्ट 10 years Sir, rather than के रॉट लर्निंग। in short, sir, I would say कि in the past 10 years, the focus has been shifting towards the quality of education और technology के through improve हो रहा है। Now we can say कि अब हम ज़्यादा focus या shift इस तरफ हो रहे हैं, diversification of more career opportunities, vocational education को हम promote कर रहे हैं। So चाहे वो like sports as a career की बात हो। ओके, गुड पॉइंट। जब हम साइड में एक और हमने न्यूज आइटम देखते हैं कि JNK एम्बुश, 8 locals picked, NIA टीम्स विजिट साइट।
फ्रॉम द इट इज नॉट, इट इज ऑब्वियसली टेररिज्म एंड इट इज एन एग्जांपल। वही बात है, नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी जो एलिमेंट्स हैं उसके एंगल से हम देखा जाए तो अगर मैं कहूं प्रवेश जी, चार कीवर्ड्स अगर मैं कहूं इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, जब आप कश्मीर में जो एंटी टेरर, जो मतलब टेरर एक्टिविटीज जो होती हैं, एंटी टेरर जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो ऑपरेशन है, उसमें चार की चीजें क्या होनी चाहिए? The number one, to remove the radicalization, focus on rehabilitation. Number two, provide the state-of-the-art infrastructure and capacity development with skilling, employment, education, and sensitivity. Number third, increase people-to-people connect using the soft power like cultural diplomacy का example है मीडिया। आप IITs बनाइए, IIM बनाइए, पीपल टू कॉन्टेक्ट करवाइए। और हम्म। इसके बाद सर जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हम टूरिज्म की बात करते हैं, हम बॉलीवुड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो इनकॉर्पोरेट कीजिए जो जम्मू कश्मीर के बेसिक एलिमेंट हैं, उनको भी आप मेजर फिल्म्स में पॉजिटिव तरीके से दिखाएं, ताकि वहां के लोगों को एक एलिनिएशन की फीलिंग ना आए। तो आई दीज आर थिंक ऑल बोथ। पॉइंट्स रिलेवेंट, गुड पॉइंट्स। लेकिन जब हम बात करते हैं एंटी टेरर स्ट्रक्चर की, तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो सबके सामने भी है, आर्मी और इंटेलिजेंस, वो कैसे रोल प्ले करे। तो अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आर्मी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू ब्रेक डाउन द अनहोली नेक्सस बिटवीन स्मगलर्स, ड्रग कार्टल्स एंड पीपल। जो अनहोली नेक्सस है, पीपल जो मतलब आप कह सकते हैं स्मगलर्स का, ड्रग कार्टल्स का, और आप जो लोकल पीपल की जो बाकी एलिमेंट्स तो प्रवेश ने बता ही दिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि जंगल वॉरफेयर के अंदर हमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, हमें बेसिक्स को भूलना नहीं है। हमें जो हमारा टॉप ब्रास है, इंटेलिजेंस टॉप ब्रास है, आर्मी का टॉप ब्रास है, हुएवर, एंड द पॉलिटिकल आल्सो, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, दे हैव टू सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड एंड दे हैव द सिचुएशन वेरी केयरफुली। क्योंकि हमारे जो जो जवान हैं, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बंधु, वो ऐसे हम उनकी जान नहीं गंवा सकते। दिस इज वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो इसीलिए ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में भी, तो आपको उनका रियलिस्टिक अप्रोच से आंसर देने की आपको बात करनी होगी। जो कि आपने पॉइंट्स बोले, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई बिलीव मानसी विल आल्सो बी ब्रिंगिंग these kind of realistic and also futuristic ideas in the internal security doc. Can we जी move further, please? सो रैट होल माइनिंग, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है, उनको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है रिवॉर्ड देने की बात की, लेकिन उन्होंने रिवॉर्ड लेने से मना कर दिया। कितना अच्छा एक एग्जाम्पल है जब आप एथिक्स की बात करते हैं कि कैसे समाज सेवा, ये है रियल समाज सेवा। जब आप उनको चेक, इवन हमारे पास सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते हैं कि हमारे मेजर साहब या हमारे कैप्टन साहब शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी माता को जो है मिनिस्टर जबरदस्ती चेक पकड़ा रहे हैं और माता जी बोल रहे हैं अरे ड्रामा बंद करो। ऐसे भी वीडियोज आते हैं जो आपको ऐसे के अंदर एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से लिखना चाहिए। और दूसरा, ऐसे भी एग्जाम्पल है कि रैट होल माइनर्स हेल्ड फॉर उत्तराखंड टनल रेस्क्यू ऑपरेशन, उन्होंने गवर्नमेंट का अवार्ड लेने से ही मना कर दिया। यानी कि समाज में, मानव समाज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमें कहना चाहिए कि समाज में अगर इक्वलिटी, डिग्निटी, सबको साथ लेने की बात है, वन होमी, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी कारण से उन्होंने मना किया हो, चाहे फिर वो चेक आप कह सकते हैं कि दे वर नॉट इमीडिएटली कैशेबल और व्हाटएवर इट इज, बट द पॉइंट इज दैट कि उन्हें 50,000 रुपये नहीं चाहिए। अगर उन्हें कुछ करना भी है तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक ऐसे तरीके से बात कर दीजिए, माइलस्टोन खड़ा कीजिए, जो ताकि पूरे देश के अंदर एक सिस्टमिक चीजों को देखा जाए, एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से चीजों को देखा जाए। तो यानी कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाहिए, या फिर जो आप बात करते हैं फाइनेंशियल एड चाहिए। ये तो एक तरीके से शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये हजार्डस प्रोफेशन जो है उसको किस तरीके से स्ट्रीमलाइन करके किया जाए। सो दिस इज व्हाट वी शुड से इज द रियल इशू एंड द रियल पॉइंट। सब लोग रूट कॉज को नहीं देखते हैं, वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज भी मिलनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। हाँ, बिकॉज द मूवी इज कमिंग अप डंकी, दैट इज वाई अब ज्यादा आपको न्यूज पढ़ने को मिलेंगी। जैसे प्लेन वाज हेडेड टू निकारागुआ, इवन यस्टरडे न्यूज़पेपर, आई डोंट नो हाउ यू पीपल हैव टेकन अप, लेकिन बहुत अच्छे से समझाया गया था। या आज, या आज के भी पेपर में, आई डोंट
कौन से मच की कहाँ पर, उसमें पूरा बताया गया है कि कैसे इंडिया से जब रूट जाता है, कैसे दुबई से आप निकारागुआ या मैक्सिको या फिर कोलंबिया कैसे आप ऑपरेट करते हैं। तो उसके अंदर जो फिजिकल लोकेशंस हैं या इवन जो रूट है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। कैट के 23 रिजल्ट्स में 14 स्कोर 100 परसेंटाइल, 14 लोगों ने 100 परसेंटाइल लिया और 11 उसमें से इंजीनियर ही हैं। औशिक, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर दिस शोकेसेस दैट जो इंजीनियर के पास अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है, और इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस कंसल्टिंग एक्सेट्रा द हम्म। एमबीए इज रिक्वायर्ड फॉर द हम्म। स्पेसिफिक जॉब। सो हम्म। अप स्किलिंग का एक प्रोसेस है इंजीनियर के लिए भी। हम्म। एंड यस सर, ये दिखाता और देखिए, आपने तो बताया सही बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जबरदस्ती का जो एक बायस बना दिया जाता है कि इंजीनियर्स, शायद इंजीनियरिंग से एक ऑरा बन जाता है, वरना इंजीनियरिंग की सीट्स तो अभी आधी से ज्यादा खाली पड़ी रहने लगी हैं। लेकिन 14 स्टूडेंट जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया, उसमें से 11 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी उतना ही अच्छा कर सकते हैं। ये प्रवेश के लिए भी एक तरीके का पॉजिटिव और मोरल बूस्टिंग सेंटीमेंट होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप अगर पढ़ रहे हैं, जैसे बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स किया फ्रॉम गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट विशाखापट्टनम से, तो विष्णु जी ने तैयारी की, लेकिन उनका कहना है कि मैंने तो सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ा, एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू रीड एटलीस्ट वन आर्टिकल ऑन द इंटरनेट व्हिच वुड बी रिलेटेड टू सम टॉपिक ऑफ द कैट सिलेबस। यानी पर्सनैलिटी मोल्ड की, कॉन्फिडेंटली किया उसको। मेजोरिटी ऑफ द टॉपर्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र। और इसका मतलब है कि स्टेट का तो कोई रोल नहीं होता, लेकिन किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, किस तरीके की कहानी है, किस तरीके की बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया देयर विल बी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, लेकिन मेल कैंडिडेट ज्यादा है। तो करुणा, मेल कैंडिडेट्स ही क्यों ज्यादा टॉप रैंक में आते हैं, फीमेल क्यों नहीं आती? इन द मीन है। टाइम यू कैन। की आती हैं। जब मैं कह रहा हूं नहीं आती तो तुम मुझे मत बताओ ना आती हैं। उसी बात का जवाब दो कि जब हम कहते हैं कि फीमेल्स उतनी कहाँ है, फीमेल्स 14 अगर टॉप रैंकर है हम्म। 100%, कितनी फीमेल है इसमें? होता तो लिखते हैं ना। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग साइड में कम फीमेल्स आती हैं क्योंकि आईटी साइड में ज्यादा नहीं, इतना क्या? एक्सपोजर नहीं मिल पाता उनको ग्रास रूट लेवल पे, इसलिए वो साइंस स्ट्रीम की साइड नहीं जा पाते। अच्छा, ग्रास रूट एक्सपोजर का लेना देना है साइंस लेने से? दिव्या। सर ड्रॉप आउट देखने के लिए मिलता है काफी ज्यादा एजुकेशन लेवल हाँ, पर। ड्रॉप आउट पहली बार ड्रॉप आउट देखने को मिलता है, बचपन से उनको बता दिया तेरी औकात नहीं है, कर नहीं पाएगी, मैथ टफ है, साइंस कभी समझ नहीं आती, साइंस रटवाई जाती है, एजुकेशन सिस्टम वो सपोर्ट नहीं करता, माहौल नहीं होता, या और कुछ? सर इसमें मैं बोल देता हूँ तीन चार रीजन। अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज, वेरी गुड, दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट, यस आई लाइक इट। दूसरा पॉइंट, वुमेन स्पेसिफिक जॉब का एक जो जेंडर बायस बना हुआ सोसाइटी के अंदर कि टीचिंग जॉब करो, घर भी चलाओ, रोटी भी बनाओ और टीचिंग भी करो। बहुत बहुत दूसरा। बढ़िया, दिस इज अ गुड पॉइंट, यस आई लाइक इट। एंड तीसरा सर कि थोड़ा हेल्थ इम्प्लीकेशंस भी रहते हैं, तो इस वजह से ही जो वुमेन है जिसको सपोर्ट चाहिए होती है, जो गर्ल्स होती हैं उस पर्टिकुलर एज के अंदर, उनको डीमोटिवेशन मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पेरेंटहुड की जरूरत है इंडिया के अंदर। तो ये तीन स्टेप अगर लें तो कहीं ना कहीं उनका लेवल बढ़ेगा इंजीनियरिंग में। परवेश अगर हम जी, आपका बाकी जो हमारे चैनल में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, वो अपने मोटिवेशन को कैसे ऊंचा रखें? सर जो लाइफ है, आप लाइफ को पॉजिटिव अगर जीना सीख जाएंगे तो आप हर चीज को पॉजिटिव ही लेंगे। और उसके लिए एक एक एलिमेंट बता दीजिए कोई। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सर। अच्छा, थैंक यू, चलिए आगे। तो यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट हाईलाइट करना है कि काउंटर तो दिस, मतलब हम बात कर रहे हैं कि 11 ऑफ द इंजीनियर्स उन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। सो हमने यहाँ पे एक दिन एक डेटा भी कवर किया था कि सिर्फ 10 में से सिर्फ एक ही इंजीनियर को जॉब मिलती है। तो यहाँ पे खाली स्कोर्स और उसके बेसिस पे, खाली स्पेशलाइज स्किल्स के बेसिस पे जो मार्केट में एक्चुअल डिमांड है उससे वो मैच नहीं हो पाता है। तो मार्केट में वी हम्म। सी डिमांड ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स वो भी असेस की जाती है, वो भी डिमांड में है। So not just your engineering skills are in demand. गुड पॉइंट्स, मूव वी शुड मूव फॉरवर्ड। यूपी में टू मोर कन्विक्टेड इन 2005 ब्लास्ट केस। औशिक, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? 2005 का ट्रेन ब्लास्ट केस है, उसमें 2023 में दो लोग और कन्विक्ट होते हैं। व्हाट इज दिस एग्जांपल ऑफ व्हाट? है। स्लो रेट ऑफ कन्विक्शन एंड
देयर इज नीड फॉर रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस मैकेनिज्म सर इंडिया, एंड एग्जाम्पल है। तो कैसे होगा क्रिमिनल रिफॉर्म? अभी आ जाएगा बीएनएस के बाद? या बीएनएस तो एक फ्रॉम द लॉ पर्सपेक्टिव है, हम्म। लेकिन उसके के लिए स्पेसिफिक एरियाज में इंटरवेंशन चाहिए, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम्म। मोर फोकस ऑन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द क्रिमिनल जुडिशरी एस्पेक्ट, उसको लेके चलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द पुलिस सिस्टम। हम्म। तभी आ सकता है, क्योंकि ओके। जो ऑलरेडी पुलिस सिस्टम है वो स्टाफ्ड है, वो अंडर सॉर्टेड है, और दूसरा कि दे आर हेवी बर्डन ऑन द लॉ एंड ऑर्डर इशू ऑल्सो, एंड ऑल्सो द स्पेसिफिक फॉरेंसिक इशू। तो दोनों का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, तोड़ना चाहिए दोनों को। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोशिश किया जा रहा है कुछ कुछ जगह पे, कि सर स्पेसिफिक लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक अलग है। कैडर रहेगा और फॉरेंसिक के लिए अलग रहेगा। We can करना also चाहिए। talk about some prison reforms and bail provision reforms here कि 2005 थैंक हाँ थैंक इंसिडेंट। यू। आगे चलिए। गोवा कैन बिकम टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया। गोवा कैन बिकम टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया। करुणा, एक पॉइंट बताओ। करुणा, दिव्या, जी सर। दिव्या। सर ये सर, सर अगर हम हिस्टोरिकली भी देखते हैं तो गोवा को इस तरह से ही डेवलप किया गया है कि वहां पर टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जाता है नॉर्मली, जो वहां हम्म। की वो उसी के ऊपर चलती है इस तरह ठीक है, की। जनरल पॉइंट है, एक बहुत वो पॉइंट है जो एक आम आदमी ई रिक्शा ड्राइवर भी हमें बताएगा। वी एक्सपेक्ट समथिंग बेटर, वी एक्सपेक्ट मोर स्ट्रक्चर्ड। तो तो आशिक, आप ये बताइए कि गोवा क्या टूरिज्म कैपिटल इंडिया का बन सकता है 10 सेकेंड्स के अंदर? तो बन सकता है सर, क्योंकि हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है विद रिस्पेक्ट टू द मानसी, ओरिजिनल। हम टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात करते हैं गोवा को, तो गोवा किस तरह का टूरिज्म चाहता है, किस तरह के टूरिस्ट चाहता है प्रेजेंटली? तो किस तरीके के टूरिस्ट चाहते हैं मतलब सर हम यहाँ बात कर सकते हैं सस्टेनेबल टूरिज्म की। टूरिज्म तो प्रमोट करना चाहते हो बट सस्टेनेबल टूरिज्म उसमें टूरिज्म चाहता कोस्टल है, इको रेगुलेशन। टूरिज्म चाहता है। तो लेकिन कैसा टूरिस्ट आए गोवा में? कैसा टूरिस्ट चाहता है गोवा? गोवा कैसे टूरिस्ट को बुलाना चाहता है? जब हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, झारखंड से मास टूरिज्म जब वहां पहुंचता है तो गोवा चिल्लाता है कि इन्होंने गोवा को अपने जैसा बना दिया। हमें ये सस्ते टूरिस्ट नहीं चाहिए। वी वांट लग्जरी, हाई पेइंग, एंड दैट इज हाउ इट इज लिंक विद सस्टेनेबिलिटी। अगर आप गोवा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात करेंगे तो क्या आप मास टूरिज्म को रोक पाएंगे? अभी भी गोवा एक बहुत ही हाई डिमांड डेस्टिनेशन है। ड्रग एडिक्शन, जैसा कि अभी कहा चल ने, वहां पर बाकी फीमेल सेफ्टी की भी बात है, और गोवा तो छोटा सा प्रिस्टीन स्टेट है, वो तो कोलैप्स ही हो जाएगा। तो ये क्या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है गडकरी साहब का? सर टू सर सम कैन आई से एक्सटेंट अगर आप ये बोले कि टूरिज्म कैपिटल तो कहीं ना कहीं है, एक टूरिज्म कैपिटल बोल सकते हैं इंडिया को, बट उस लेवल पे हम बोल सकते हैं जो फुल पोटेंशियल है वहां पे भी रीच नहीं किया है गोवा ने। तो यहाँ पे इसलिए सर सस्टेनेबल टूरिज्म या आप बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला टूरिस्ट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी होस्ट कर सकता है गोवा, और उसमें कोस्ट जो रेगुलेशन जोल भी जैसे जो हालत केदारनाथ उत्तराखंड की जब हम नेचुरल डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, वही हालत गोवा की हो जाएगी। गोवा में भी हो तो रही है लेकिन वो दिखाई नहीं देती। यस प्रवेश। I was saying that Goa will be a capital is not legible. The reason being only 16% of the GDP of Goa is from the tourism sector. आप किस हम्म। तरीके का टूरिज्म वहां प्रमोट करेंगे? हरिद्वार कहेगा मुझे टूरिज्म बनना है, कल्चरल टूरिज्म का कैपिटल मुझे बना दीजिए। हम्म। महाराष्ट्र कहेगा कि मुझे आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का टूरिज्म बना दीजिए। नॉर्थ ईस्ट कहेगा मैं तो रह ही गया। तो आप हम्म। टूरिज्म कैपिटल ना बना करके जो इंडिया के अंदर अलग अलग पोटेंशियल है, अलग अलग तरीके का, हेल्थ टूरिज्म हम्म। का है, हम्म। रिक्रिएशनल टूरिज्म का है, स्पोर्ट्स टूरिज्म का है, प्लांटेशन टूरिज्म का है, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का है, आप उस हर चीज को टूरिज्म प्लान के अंदर बनाइए। थैंक यू। अमृता प्रीतम, वेरी फेमस एंड ए वेरी रिनाउंड राइटर। आई वुड सजेस्ट कि आपको कभी कुछ थोड़ा सा पढ़ने को मिले तो अमृता प्रीतम को जरूर पढ़ने की बात कीजिए। अमृता प्रीतम जो है बहुत ही, मतलब बहुत ही कहना चाहिए रियलिस्टिक राइटर रही हैं। उन्होंने पार्टीशन से लेकर
और उन्होंने अपनी लिटरी, वो लिटरी जाइंट है अगर मैं कहूँ। आप देखिए उन्होंने लिखा जैसे मैं तेनू फिर मिलांगी, यानी कि उन्होंने लिखा होगा कुछ टाइमलेस लव स्टोरी। और इमरोज जो है, आई एम नॉट रेड मच अबाउट इट, अमृता की जो ग्रैंड डॉटर है, उन्होंने फ्यूनरल पार वो किया। तो कहने का मतलब है कि पहले इस तरीके के जो हमारे लिटरेरी जो जाइंट्स थे, और जो पूरे समाज को एक आईना दर्शाते थे, अभी भी है, लेकिन अभी थोड़ा कॉस्मोपॉलिटनिज्म हो गया है, अभी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन ज्यादा आ गया है। और आप कह लीजिए कि अमृता अपने आप में एक वेल एस्टेब्लिश्ड नेम थी पंजाबी लिटरेचर में। अमृता जी ने अपनी मैगजीन स्टार्ट की, नागमणि। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि अ, अमृता जी ने बहुत ही, मतलब बहुत कहना चाहिए कि उन्होंने जैसे हिंदी लिटरेचर बहुत ही रियलिस्टिक रहा है, तो अमृता प्रीतम, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने समाज का आईना दिखाया है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन समाज के जो सोशल, जो फॉल्ट लाइंस हैं और जो सोशल रियलिज्म है, उसको उन्होंने जरूर, मतलब अपने राइटिंग्स के थ्रू दिखाया है। और उनका पोएटिक वर्क, जैसे अभी कहा साहिर लुधियानवी, ये आपने नाम सुना ही होगा इनका, तो ये बॉलीवुड से भी जुड़े रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि अ, इस तरह के जब एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप पॉजिटिव लाइट में उनका नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे। वन ऑफ द कीज टू हैप्पीनेस इज अ बैड मेमोरी। प्रवेश। सर अकॉर्डिंग टू एजेस इट हैपेंस। आप अपनी एडल्ट एज में होते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाए, बैड मेमोरी बन जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है ये, ऐसा नहीं है, इसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं किया जाना सर चाहिए। वन मैं बोल रहा हूँ सर आंचल, आंचल, सर कैन हियर मी आंचल, बी क्विक। शायद आंचल सुन नहीं पा रहे हैं, शी विल बी राइटिंग इन द चैट बॉक्स, आई एम श्योर। कौशिक। से आप बोलना चाह रहे हैं कि की टू हैप्पीनेस इज बैड मेमोरी, मतलब कि जो पुराने बातें वो भूल जाइए, तभी आप आगे हाँ, बढ़ सकते हैं। यानी और आपको जूता मारा जाए तो आप जूता मत याद रख लीजिए क्यों मारा गया, बस उसको समझ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। यस। दैट्स ऑल। सो ग्रैंड जेस्चर, स्मॉल डिटेल्स, यानी वही बात है, इंडिया विश्वगुरु बनने की बात करता है, इंडिया बात करता है कि मैं ग्लोबल साउथ का चैंप बनूं, तो उनका कहने का मतलब है जरूरी नहीं है कि आप हाई टेबल के ऊपर राजा बने। आप छोटे छोटे मीनिंगफुल इंटरवेंशंस के थ्रू, आप अपनी एफिनिटी के थ्रू, अपने कल्चरल वैल्यू के थ्रू आप जो वॉइस बन सकते हैं ग्लोबल साउथ के। यानी आपके नोबल एफर्ट्स की वजह से अगर कंट्रीज के बीच में डिस्पैरिटी कम होती है, दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू डू सो, being transformative in nature, not to be static and dynamic for religion. Yeah, you are right, Achal, this is very good. So जैसे अब नवंबर 24 का एग्जांपल दिया, वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन फॉर द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, पाकिस्तान ने डिफीटेड इंडिया बाई 38 वोट्स, 38-18। तो पाकिस्तान जो है मेस में है, केयरटेकर गवर्नमेंट में है, लेकिन उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी भी है, टेररिज्म भी है, जब भी इंडिया इतने बड़े मार्जिन से हार गया। तो यानी कि अच्छा एग्जाम्पल दिया विवेक कात्सू सर ने, उन्होंने बताया कि बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बात सिर्फ होगी, हमें छोटे छोटे जो की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पढ़ाई सिर्फ बड़े बड़े नोट्स को पूरा करने से नहीं होती। पढ़ाई में जब आप टेबल पे बैठते हो तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, और आप सही और गलत का फैसला कर सको, वैसे यहाँ पर भी है। तो हर इलेक्शन का अपना एक डायनामिक है, जनरलाइजेशन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया का जो यूनेस्को डेलीगेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जो कि यूनेस्को की जो नोडल मिनिस्ट्री है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, उसको सोचना चाहिए कि अ, कि किस तरीके से इंडिया की इमेज को और अच्छे बेटर पर्सपेक्टिव से रखा जाए। और ऐसा नहीं, इनसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि पाकिस्तान इतने डायर स्टेट में होकर भी ऐसा करे। तो जब आप आंसर में ऐसे एग्जांपल को लेके आओगे, तो आप जरूरी नहीं कि इसका पूरा डिटेल दोगे, लेकिन जब कहीं बात की जाएगी इंडिया की, बहुत इंडिया अगर मान लीजिए बताता है क्वेश्चन की इतना उछलने की जरूरत नहीं है और क्या सुधारे, तब आप ऐसा एग्जांपल लेके आ सकते हो। अदरवाइज दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर। यहाँ इन्होंने पूरा डिटेल में ही दे दिया है कि कैसे जो है यूनेस्को रूल होते हैं, इतना डिटेल में एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जाम में आ सकता है कि यूनेस्को का क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। यूनेस्को का एक अपने आप में पूरा आर्टिकल हो गया ये। यूनेस्को की वर्किंग पूरी बता दी, उन्होंने बता दिया कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 58 मेंबर्स हैं, वो 6 रीजन्स में है, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है, और इंडिया जो है पार्ट है एशिया पैसिफिक ग्रुप का। ऑब्वियसली सिर्फ यहाँ ही नहीं,
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भी जैसे हम देखते हैं वो भी वैसे ही है, तो अदर एग्जांपल्स हैं. सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ इंडिया कैन मेक श्योर दैट जो छोटे छोटे जो रोल्स हैं, नॉट जस्ट विद इन यूनेस्को बट वो WTO हो, चाहे फिर वो बाकी यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज या बॉडीज हो, कहाँ पर वो रोल हो सकता है. यहाँ पर कातू सर ने पूरा डिटेल में बता दिया. आई एम श्योर ही वुड हैव बीन पोस्टेड एंड ही वुड हैव बीन रिलेटेड. उन्होंने पूरा बता दिया है कि कैसे जो पुरुलिया आर्म ड्रॉप केस एक बहुत साल पहले हुआ था, उससे रिलेटेड इन्होंने पूरा का पूरा डिटेल दिया है. ऐसे ही इटालियन मैरिन केस की भी बात है. इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि जिसने बोला था कि ट्रायल इटली में होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपनी सील भी लगा दी, जबकि फैमिली तो जो 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 इंडियंस की, उन्हें मॉनेटरीली कंपनसेट कर दिया गया. तो क्वेश्चन है कि जो इंडियन मिशन है, वो उन्होंने प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया इटालियन कोर्ट में, रोम में? पता नहीं किया कि नहीं किया. इट कुड नॉट इंटरवीन इन द इटालियन जुडिशियल सिस्टम, बट इट कुड हैव इंश्योर्ड द इटालियन जुडिशियल सिस्टम गिव द केस अ केयर इट डिजर्व. लेकिन वो भी नहीं हुआ. कोई पब्लिक इंडिकेशन नहीं था कि मिशन को दिल्ली ने बोला हो कि चलो भाई जल्दी जल्दी इस काम को संभालो, इसको करो. तो इससे पता लगता है कि हम कैसे अपने सिटीजन्स की डेथ को सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं. और 2022 में एक रोम कोर्ट ने उन दोनों मैरिन्स को एक्विट कर दिया. सो वेरी गुड कंक्लूजन है कि नेशंस आर जस्ट नॉट ओनली थ्रू देयर लार्ज एक्शन बट ऑल्सो बाय हाउ दे एक्ट इन स्मॉल मैटर कंसर्निंग देयर इंडिविजुअल सिटीजन्स और द ब्रेकिंग ऑफ देयर ओन लॉज. इसीलिए जैसा मैंने आपको बोला कि हमें पॉजिटिव एलिमेंट से इनको देखना चाहिए. दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ऐसा देखा जाना चाहिए. रेसलिंग बॉडी और रेसलिंग फेडरेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे एग्जांपल दिया गया है, वो एक एग्जांपल है. हमें पूरा ओवरऑल फेडरेशन के अंदर रिफॉर्म्स चाहिए. तो करुणा, एक रिफॉर्म बताओ जो कि स्पोर्ट्स बॉडीज के फेडरेशन में होना चाहिए. सर जो इंटरनल कमिटीज होती है उनको और ज्यादा एक्टिव करना चाहिए. ओके, मानसी, कैन यू गिव मी वन एग्जांपल? There should not be any political interference. हाँ, President पॉलिटिकल और इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इंटरनेशनल नॉर्म्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जाना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप को आगे बढ़ाया जाना चाहिए. प्रवेश. Okay, he is not here around. Can you move forward? ओपेसिटी डजंट पे. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि भाई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया की लंका लगाती हैं, इसीलिए जो है हमें अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे टाइप से होनी चाहिए. लेकिन क्या इंडिया को अपनी डेटा क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करना चाहिए? पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से डेटा के ऊपर क्वेश्चंस उठे हैं, सिविल सोसाइटी ने उठाया, इकोनॉमिक्स ने उठाया. कौशिक, आपका क्या कहना है? सर डेटा में जो मेथोलॉजी यूज होता है ये सर हम्म. ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल. क्योंकि हम्म. ऐसा सिर्फ इसी में बाहर नहीं आता क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में BB+ कैसे मिलता है स्टैंडर्ड पुअर्स के द्वारा, फिच के द्वारा, ये दिखता है बाकी सब रिपोर्टर में, इंडिकेटर में, ग्लोबल मल्टी हम्म. पॉवर्टी इंडेक्स सब में, कि जो एक मेथोलॉजी है कैसे आप निकालते हो डेटा, ये ऐसा है हम्म. इसी बात पर। और सर एक ये भी है, जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ज्यादा है, हम उनकी रेटिंग को ज्यादा फॉलो करते हैं. तो इंटरनेशनली जो तो एक भाई इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है, तो इंडियन. इंटरनेशनली को आप फॉलो नहीं करते. इंटरनेशनल अगर सिस्टम उस तरीके से बायस्ड है, इंटरनेशनल सिस्टम, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप फॉरेन कैपिटल सिस्टम की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, तो सारी गलती हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की नहीं निकाल सकते. थोड़ा बायस्ड हो सकता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी चीजों को प्रेजेंटेबल और चीजों को माइंडफुली पुट अप करने की जरूरत है. सर यहाँ पे हमने एक और पॉइंट पे बात करी थी इवन ड्यूरिंग द इकोनॉमी सीरीज वीडियो में, कि जो मॉडल इंडिया में हम फॉलो करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का फॉर द रेटिंग पर्पसेस, वो उसको हम बोलते हैं इशूअर पेइंग मॉडल. तो वहाँ पे बाइस ज्यादा हो जाती है कि इशूअर पे मतलब कि जिस कंपनी का मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है वो कंपनी पे करिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को टू गो हैव विद द रेटिंग. सो वहाँ पे बोलेंगे वो तो. हाँ बायस हो सकती है. तो इट शुडेंट बी दैट. उसमें रिफॉर्म हो सकते हैं, उसमें मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो सकता है, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है. तो यानी कि गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, सिटीजन्स वॉइस, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, और इन एलिमेंट्स के ऊपर इंडिया डू फेयरली वेल. लेकिन जो डेट है, डेट हमने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया. वो अल्टीमेटली इंडिया की कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को दर्शाता है. दैट इज वाई हमारा जो इन्फ्लेशन है, या फिर हमारा गवर्नमेंट डेट GDP रेशियो है, या हमारा इवन व्हाट आई शुड से फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो सारे इंडिकेटर्स हमें दिखाते हैं कि इंडिया की जो रेटिंग दी जाती है उससे ज्यादा रेटिंग दी जानी चाहिए. दैट इज वाई दे speak about that credit rating agencies are showing a bit bias. But the point is that
जो करंट जनरल गवर्नमेंट का जैसे डेट जीडीपी रेशियो 82% इज हायर देन द 77.2% ऑफ